हेलो डियर लर्नर्स, बोनस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा एक क्लास रहने वाला है क्लासिफिकेशन टेस्ट का पार्ट 5 है और इस क्लास में हम संख्या वर्गीकरण परीक्षण पर आधारित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और यदि आप क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बोनस क्लासेज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और टेलीग्राम पर ही आप क्लास नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं संख्या वर्गीकरण परीक्षण पर आधारित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को कैसे हम समझेंगे, तो यदि हम बात करते हैं संख्या वर्गीकरण की, तो संख्या वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। तो संख्या वर्गीकरण का अर्थ क्या है, पहले इसको हम जानेंगे। तो संख्या वर्गीकरण का अर्थ होता है दी गई संख्याओं में छिपे पैटर्न को पहचानना और उस पैटर्न के अनुसार सही उत्तर का चुनाव करना। यानी कि जो भी हमें पैटर्न दिया रहेगा और ये किस पर आधारित रहेगा, संख्याओं पर आधारित, और उसमें छिपे पैटर्न को हमें पहचानना रहेगा और उसी पैटर्न के अनुसार हमें सही उत्तर का क्या करना रहेगा, चुनाव करना रहेगा। अब इसमें हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि किस पर आधारित हमारा जो है संख्याओं पर आधारित पैटर्न बनता है। तो यदि बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सम और विषम संख्याओं का। कि किसका कॉन्सेप्ट है, सम और विषम संख्याओं का, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स। यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि सम संख्याएं क्या होंगी, यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह क्या होगी, विभाज्य होगी। अब जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, 2 से पूरी तरह विभाज्य होती हैं। फिर बात करते हैं विषम संख्याओं की, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, शून्य ना हो। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, शून्य ना हो, तो वे संख्या क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएं कहलाएंगे। अब जैसे हमारा क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सम और विषम संख्याओं पर आधारित हमारा पैटर्न बनता है और इसको हम मैथ की क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो इस प्रश्न के लिए हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 2, पहला विकल्प क्या है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प क्या है 7। तो यदि देखें इन विकल्पों में, तो पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4 और तीसरा विकल्प क्या है 6। तो 2, 4, 6, क्या 2, 4, 6, ये हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं। ये क्या दी गई हैं, सम संख्याएं। तो यदि बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प क्या है हमारा, 7 है। क्या है चौथा विकल्प, 7, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों विकल्पों से, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे विकल्प से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। क्यों अलग, क्यों ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि 2, 4, 6 ये क्या है, सम संख्याएं दी गई हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प में क्या दी गई है, सम संख्याएं, और चौथे विकल्प में क्या दिया गया है, विषम संख्या। तो ये हमारा तीनों विकल्पों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अभाज्य संख्याओं का, यानी कि दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हों, क्या हों,
ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। कहने का मतलब ये है कि वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के पहाड़े में आए, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के पहाड़े में आए, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ऐसे 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब चलिए यहाँ पर हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसको मैथ की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे सभी संख्याओं को। तो चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं प्रश्न के माध्यम से। क्या है? कौन सी संख्या बाकी से अलग है? यानी कि ऐसी संख्या हमें बतानी है जो अन्य इन सभी विकल्पों से क्या है? अलग है। यानी कि जो विकल्प दिए गए इनमें हमें अलग चुनना है। तो यदि बात करते हैं इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प क्या है? 7। तो यदि इन विकल्पों में देखें 3, 5, 7, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा विकल्प में क्या दी गई हैं? अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। क्या दिया गया है? अभाज्य संख्याएं। यानी कि एक से विभाज्य होंगी, यानी कि एक से भाग देने पर शेषफल शून्य होगा और स्वयं उसी संख्या से विभाज्य होंगी। मतलब जैसे यहाँ पर हम 3 यदि देखें तो 3 जो है या तो 1 से विभाज्य होगा या फिर 3 से, बाकी किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। ऐसे ही 5 को देखें तो 5 1 से विभाज्य होगा और 5 से ही विभाज्य होगा और बाकी किसी संख्या से वो विभाज्य नहीं होगा। फिर ऐसे ही 7 के लिए देखें तो 7 हमारा 1 से विभाज्य होगा और किससे होगा? 7 से ही। तो ये तीनों क्या हो गई? अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 की बात करें तो यदि हम 9 को देखें तो ये 9 जो है 1 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट है वर्ग एवं घन संख्याओं पर आधारित पैटर्न कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमें वर्ग संख्या और घन संख्या की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो वर्ग संख्या का मतलब क्या है? किसी संख्या का 2 बार गुणा। वर्ग का मतलब क्या है? किसी संख्या का 2 बार गुणा। और घन संख्या का मतलब क्या है? किसी संख्या का 3 बार गुणा। अब जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 का 2 बार गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 का वर्ग, यानी कि 2 की घात क्या लिख देंगे? 2। अब 2 का 2 गुना करेंगे कितना होता है? 4 होता है। इसको हम आने वाले मैथ की क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो यदि आप उस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल फन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस क्लास से आसानी से जुड़ सकें और उस क्लास का लाभ उठा सकें। तो यदि बात करते हैं घन संख्या की, तो घन क्या होता है? किसी संख्या का जब हम 3 बार गुणा करा देंगे, यानी कि 2 गुना 2 और गुना 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि 2 की घात, जितनी बार किसी संख्या का गुणा होता है उतनी उसकी घात लिख देते हैं। तो ये क्या बोलेंगे? 2 का घन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 का 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार हम वर्ग और घन संख्या में अंतर बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया 1, 4, 9, 16, 25। तो 1 क्या है? 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है और 25 5 का वर्ग है। ऐसे घन संख्या में बात करें तो घन संख्या में यदि देखें तो 1 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है। तो इस प्रकार हम वर्ग और संख्या के पैटर्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? यानी कि चौथे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? विभाज्यता का नियम। यानी कि हमें विभाज्यता का नियम आसानी से पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यदि बात करते हैं इन संख्याओं में, तो अन्य संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो। कोई संख्या दी गई हो तो वो अन्य संख्या से क्या हो? विभाज्य हो। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा 30 है, क्या है? 30 है और 45 है
और 60 है और 44 है। तो यदि इनमें देखें तो जो है 44 15 से विभाज्य नहीं है। क्या है? 44 15 से विभाज्य नहीं है। बाकी और जो संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या है? 15 से विभाज्य हैं। तो इस प्रकार हम विभाज्यता के नियम वो आसानी से जान सकते हैं। तो इसको हम आने वाले मैथ की क्लास में डिटेल में समझेंगे और आप आसानी से इस प्रकार के पैटर्न को हल कर पाएंगे। तो उस क्लास से जुड़ना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, यानी कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो यदि बात करते हैं पांचवें कॉन्सेप्ट की, तो पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है? अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ डिजिट। यदि अंकों के योग की बात करते हैं तो अंकों के योग का पैटर्न बनेगा। अब कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पर हमारी संख्या दी गई 123, क्या दिया है? 123। तो इसमें हम जो भी संख्या दिया रहेगा उसके अंकों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे, मतलब उसको जोड़ देंगे। तो जैसे 123 है तो 123 के अंकों को हम यदि जोड़ देंगे तो 1 धन 2 धन 3, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार हमारे इस संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही हमने संख्या के लिए क्या लिया है? 213। तो 213 के अंकों का योग करेंगे तो इसके अंकों का योग करेंगे, यानी कि 2 धन 1 धन 3, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 321 है, क्या है? 321। तो 321 के अंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 धन 2 1, 3 धन 2 धन 1, तो इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ऐसे हमने अगली संख्या क्या लिया है? 345। तो 345 के अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 धन 4 धन 5, कितना? 3 धन 4 धन 5, तो इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने संख्या लिया 459, कितना लिया? 459। यदि इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 धन 5 और धन 9, तो इसके अंकों को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि योग कर देंगे। तो 9 5 14 और 14 4 18, 14 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18। तो इस प्रकार 459 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? गुणा या भाग पैटर्न, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पैटर्न। यदि इसकी बात करते हैं तो इस पर आधारित पैटर्न कैसे हमें देखने को मिलेगा? तो इसमें जो भी पैटर्न रहेगा वो गुणा और भाग पर आधारित रहेगा। अब जैसे यहाँ पर देखें तो हमारी उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे एक पैटर्न बना है 2 4 8 16 18, तो यदि यहाँ पर देखें, ये लिख लेते हैं पहले यहाँ पर 2 4 8 16 और क्या लिखा है? 18। तो यदि हम यहाँ से देखें 2 से 4 हो गया है, कितना हो गया है? 2 से 4 हो गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें 2 से 4 हो गया और 4 से क्या हो गया? 8 हो गया, और 8 से क्या हो गया? 16 हो गया। यदि यहाँ पर देखें तो हम क्या है? यहाँ पर सब 2 गुना है, यानी कि 2 से 4 हो गया तो ये कितना होगा? गुना हुआ है? 2 गुना हो गया है। फिर यहाँ पर देखें 4 से 8 हो गया तो ये भी कितना गुना हो गया है? 2 गुना हो गया है। और 8 से 16 हो गया तो ये भी कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 से 18, यानी कि इसमें प्लस 2 हुआ है, ना कि 2 गुना हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस पैटर्न से, यानी कि हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे गुणा और भाग पैटर्न पर आधारित हमारा पैटर्न बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? वर्ग एवं अंक पैटर्न, यानी कि स्क्वायर प्लस डिजिट पैटर्न। तो इसमें क्या रहेगा? वर्ग रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ अंक जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है हमारा? 2 का वर्ग है और इसमें 1 जोड़ा गया है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का वर्ग है, क्या है? 2 का वर्ग है और इसमें क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और इसमें एक जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही हमने कितना लिया है? 3 का वर्ग। कितना लिया है? 3 का वर्ग, सॉरी यहाँ पर वर्ग रहेगा, क्या? 3 का वर्ग और प्लस 1, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और 9 में एक जोड़ देंगे
तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब हम 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और 16 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, दर्पण संख्याएं या अंक परिवर्तन पर आधारित पैटर्न हमें देखने को भी मिलता है। तो इसमें बात करते हैं अंक परिवर्तन। जैसे यहाँ पर दिया है 12, तो इसके अंकों को यदि हम परिवर्तित कर देते हैं यानी कि आगे पीछे कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। यानी कि 12 के अंकों को जब हम परिवर्तित कर देंगे, अंक परिवर्तन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 21। इसी प्रकार हमारा अगली संख्या क्या है 13। 13 के अंकों को जब हम परिवर्तित कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 31 बन जाएगा। और 45 के अंकों को जब हम आपस में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। तो इस पर आधारित भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है बनता है, यानी कि इस पर भी पैटर्न हमें देखने को पेपर में मिलता है। और यदि हम बात करते हैं दर्पण संख्याओं पर पैटर्न कैसे बनता है, तो थोड़ा हम यहाँ पर दर्पण संख्याओं को समझ लेते हैं। तो दर्पण हमारा जो है 2 तरह से रखा रहता है। एक ऊर्ध्वाधर का मतलब कैसे है, जैसे हमारा एक दर्पण है, ये क्या है एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा है। अब इसमें जब दर्पण हमारा ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है तो हमारा जो उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बाएं से दाएं हो जाता है, यानी कि बाएं से क्या हो जाएगा दाएं, यानी कि लेफ्ट टू क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। लेफ्ट टू क्या हो जाएगा राइट। अगर कोई भाग लेफ्ट में है तो राइट में हो जाएगा, और राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा। यही दर्पण में परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लिखते हैं 4, क्या लिखते हैं 4, तो दर्पण में हमें कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि इस तरह से हमें यहाँ पर इस तरह से रहेगा। रुक जाइए मिनट, इसको हम सही कर लेते हैं। तो हमें दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा, हमें दर्पण में इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आया हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।